वेलकम टू CCD, अ कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग अपने पिछले क्लास के अंदर क्लास 9 के चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने पिछले क्लास के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पूरा कंप्लीट कर लिया था और उसका एक क्विक रिवीजन भी कर लिया था। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग अपनी क्लास 9 के चैप्टर 4 को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया, उसके बीच में बहुत कुछ पढ़ा। आज के चैप्टर को भी हम लोग आज की क्लास में शुरू करेंगे। उससे पहले जो भी इस क्लास को देख रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो देखो हम लोगों ने अपने पिछली क्लासेस के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस किया था, दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। हमने पढ़ा था दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग block of all the metals। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही जो है बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर के। मतलब कि जो जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर हैं, हमारी सराउंडिंग में बहुत टाइप के मैटर्स हैं, बहुत डिफरेंट काइंड के मैटर हैं। ये जितने भी मैटर हैं उनकी एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है? इन सबकी एग्जिस्टेंस है एटम्स की वजह से, जो उनको कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर के। जितने भी टाइप के मैटर है वो एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ एटम्स। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हो सकता है बहुत कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता हो, तो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं दैट कि जो एटम्स है, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। क्योंकि देखो हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि जो एक एलिमेंट का एटम होता है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होता है। सो क्वेश्चन क्या आता है दैट व्हाट मेक्स the atom of one element different from the atom of another element। एक एलिमेंट के जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग क्यों होंगे, उसका क्या रीजन है। एंड इवन हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा दैट आर मैटर्स आर रियली इनविजिबल, आर एटम्स आर रियली इनविजिबल। जो एटम होता है वो सच में क्या इनविजिबल है? क्योंकि देखो जो अपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जो डाल्टन जी थे उन्होंने कहा था कि जितने भी एटम्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, वो दिखते नहीं है। सो आर एटम्स आर रियली इनविजिबल। कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड द एटम, या फिर उस एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो हमारे दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो एक एलिमेंट का एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट क्यों होता है, और क्या जो एटम्स है वो रियली इनविजिबल है, क्या सच में नहीं दिखते? जैसे कि डाल्टन जी बोलते थे कि जो एटम्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, क्या वो सच में नहीं दिखते, या फिर एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो देखो ये सभी क्वेश्चंस के जवाब हम लोग को कहाँ मिलने वाले हैं, इसी चैप्टर के अंदर जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज के चैप्टर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम लोग आज के चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको प्रपोज किया गया था टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड द एटम। जो एटम है उनके अंदर जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनकी अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ही जो ये मॉडल्स है उनको प्रपोज किया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो क्या हुआ, इनिशियली जो साइंटिस्ट थे उनको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस उनके सामने आए।
तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, दैट हाउ टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर को किस तरह से रिवील किया जाए। And how to explain their properties। तो क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे उनके एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी उनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए कि किस तरह से वो एटम के स्ट्रक्चर्स को रिवील करें और किस तरह से वो एक्सप्लेन करें उनकी प्रॉपर्टीज को। तो क्या हुआ, इनिशियली हम लोगों के सामने ये आया कि जो एटम्स हैं, एटम्स जो है वो इंडिविजिबल नहीं होते। ये आया हमारे सामने कि जो एटम्स है वो इंडिविजिबल नहीं हो, सॉरी, एटम्स जो है वो इनविजिबल नहीं होते, एटम्स हमको दिखते हैं बाय द स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्शन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स थ्रू वेरियस सब्सटेंसेस। किससे हम लोगों को पता चला कि जो एटम्स होते हैं वो इनविजिबल नहीं होते, बाय द स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बाय द स्टडी ऑफ static electricity and conduction। इसके बारे में जब हम लोगों ने स्टडी की तो हमको पता चला कि जो एटम्स होते हैं वो इनविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। क्या होते हैं मैटर के अंदर, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। तो जो मैटर्स होते हैं उनके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स। ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनकी नेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग कुछ एक्टिविटीज से समझ सकते हैं। जो ये एक्टिविटीज है बहुत ही आसान है, हम लोग अपने घरों के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए क्या है, आप लोग एक कॉम्ब ले लीजिए, ठीक है, उससे अपने ड्राई हेयर्स को कॉम्ब करना शुरू करो और क्या करो, छोटे छोटे पेजेस को छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट के उसको साइड में रख दो। अब जब उस कॉम्ब से अपने हेयर्स को कॉम्ब करेंगे और उस कॉम्ब को बाद में उन पेजेस के पास लेके जाएंगे, पेपर के पीसेस के पास लेके जाएंगे, तो वो जो पेपर के पीसेस होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे उस कॉम्ब की तरफ। ठीक है, वो जो पेपर के पीसेस होंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे उसकी कॉम्ब की तरफ। उसी तरह क्या कीजिए, ग्लास रोड ले लीजिए और उसको सिल्क की साड़ी के साथ एकदम रब कर दीजिए। सिल्क का कपड़ा होगा कोई, उसके साथ रब कर दीजिए। उसके बाद एक बलून ले लीजिए जिसके अंदर एयर फिल्ड है, उसके पास उस ग्लास रोड को लेकर जाओगे तो क्या होगा, वो जो बलून होगा वो अट्रैक्ट होने लगेगा ग्लास रोड की तरफ। ठीक है, वो जो बलून होगा वो अट्रैक्ट होने लगेगा ग्लास रोड की तरफ। तो देखो ऐसा क्यों होता है, हम लोगों ने इस एक्टिविटीज, ये जो हम लोगों ने दो एक्टिविटीज की हैं, इससे हमें समझ आया है दैट अगर हम लोग दो सब्सटेंस को रब करेंगे, जब दो सब्सटेंस को हम लोग रब करना शुरू करेंगे तो उन दोनों के ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा। दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है कि दो सब्सटेंस को हमने रब किया, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए, इलेक्ट्रिकली चार्ज तो हुए, पर ये चार्ज आया कहां से, फ्रॉम वेयर दिस चार्ज कम फ्रॉम वेयर दिस चार्ज कम, ये चार्ज कहां से आया। ओके, तो ये चार्ज कहां से आया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आंसर किए जा सकते हैं अगर हम लोगों को पता चले कि जो एटम्स होते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही इजी हो जाएंगे अगर हम लोग को पता चलेगा कि जो एटम्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं और उनके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सो बाय 1900 ऐसा माना जाता था कि जो एटम्स होते हैं ये इनडिविजिबल होते हैं, ये इंडिविजिबल होते हैं, बट इट कंटेन्स एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज कॉल्ड वन सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन।
identified by J.J. थॉमसन। तो J.J. थॉमसन जी ने आइडेंटिफाई किया था इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने क्या कहा गया कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होंगे, पर उसके अंदर कुछ एक सब एटॉमिक पार्टिकल जरूर होगा जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, जिसको आइडेंटिफाई किया था J.J. थॉमसन जी ने। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आइडेंटिफिकेशन से पहले क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ई गोल्डस्टीन। तो इन्होंने क्या किया, 1886 के अंदर, जब 1886 के अंदर इन्होंने बताया कि जो गैस होती है ना, उसके अंदर उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, एक न्यू रेडिएशन को डिस्कवर किया था, जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, कैनल रे। एक रेडिएशन को इन्होंने डिस्कवर किया था, जिसको इन्होंने नाम दे दिया कैनल रे इन 1886। तो ये जो ई गोल्डस्टीन है, ये क्या कहते हैं कि जो कैनल रे है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये कैनल रे क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। इसके पास क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। इसके पास ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो चुकी थी। पहले तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो चुकी थी, दैट वाज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या हुआ, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई, और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल था ना, ये बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन था इसके जैसा ही था, बट इसका जो वो है चार्ज जो है, उसका मैग्नीट्यूड जो था उसका डिफरेंट चार्ज था। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का चार्ज डिफरेंट था। तो देखो, जो इसका मास था वो अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स था, किसके, इलेक्ट्रॉन के। इसका चार्ज मास जो था वो 2000 टाइम्स था इलेक्ट्रॉन के। तो इसका नाम क्या रख दिया गया, प्रोटॉन। जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल था, इसका नाम रख दिया गया प्रोटॉन, जिसका जो मास था वो 2000 टाइम था इलेक्ट्रॉन के। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन थे उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था, और प्रोटॉन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाने लग गया E नेगेटिव एंड प्रोटॉन्स को एज P पॉजिटिव। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है, इसका मास क्या हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 यूनिट and its charge is +1। क्या हो गया, प्रोटॉन का जो मास था वो था 1 यूनिट, और जिसका चार्ज था वो था +1। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन था, इसका मास था नेग्लिजिबल, और इसका जो चार्ज था वो क्या था, -1। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब देखो, हम लोग को साफ दिख रहा है, इट इज सीन हाईली दैट जो एटम है वो किससे मिलकर बना है, एटम जो है कंपोज्ड हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वेयर जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो म्यूचुअली अपने चार्ज को बैलेंस करते हैं, बैलेंस देयर चार्ज म्यूचुअली। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो अपने चार्ज को बिल्कुल बैलेंस करते हैं म्यूचुअली, और इससे ये भी दिख रहा है कि जो प्रोटॉन होगा वो बिल्कुल एटम के इंटीरियर में होगा। ठीक है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको में भी रिमूव करना इजी हो, लेकिन प्रोटॉन को रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये था एटम्स और किस तरह से एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा दैट इज what sort of structure these
टॉपिक क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म। तो क्या होता है एटम का स्ट्रक्चर, ये होगा हमारा अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगली क्लास के अंदर। उसके नीचे लिख दीजिए टू बी कंटिन्यूड, जो हम लोग अपनी अगली क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम लोग लास्ट के टॉपिक में क्या करेंगे, 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे जो कि जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड होगा। सो क्या रहेंगे हमारे क्वेश्चंस, चलो देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के ही अंदर से लिए गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट आर कैनल रेज। व्हाट आर कैनल रेज। तो देखो कैनल रेज क्या था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ई गोल्डस्टीन थे उन्होंने 1886 के अंदर एक रेडिएशन को डिस्कवर किया था जिसका उन्होंने नाम रख दिया था क्या, कैनल रेज। और ये जो कैनल रेज थी ये पॉजिटिवली चार्ज थी, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स थे, जिसको हम लोगों ने कह दिया था प्रोटॉन्स। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, व्हाट आर कैनल रेज। कैनल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, कैनल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, कैनल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस। These rays consist of positive charge particles as protons, which is known as particles known as protons, क्या कह देते हैं उनको, प्रोटॉन्स, एंड वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886। ठीक है, तो क्या था आज ये क्वेश्चन, व्हाट आर कैनल रेज। कैनल रेज क्या होती है, कैनल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। जो कैनल रेज होती है वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस होती हैं, एंड दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इन रेज के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग बोल देते हैं प्रोटॉन्स, एंड वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने उनको डिस्कवर किया था इन 1886। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज क्या कहता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ एन एटम कंसिस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। अगर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, सो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा। ठीक है, will it carry any charge, will it carry any charge or not। अगर मान लो हमारे एक एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज होगा। तो देखो एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे इनके चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से जो एटम होगा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बचेगा, उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, सिंस अ प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and an electron is negatively charged particle, so the net charge become neutral, on both the particles
इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो बताइए उसके पास कोई चार्ज रहेगा या नहीं। तो एक प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। जब ये दोनों पार्टिकल्स जो है इनके जो नेट चार्ज हम लोग देखेंगे तो न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया एटम्स के बारे में। ठीक है, एटम्स के अंदर जो है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में अगली क्लास हम लोग शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।